जमे जमाए व्यवसाय और राजनीति को छोड़कर क्यों अचानक चंद्रकांत पटेल को अपनी जन्मभूमि चिरमिरी को छोड़कर 7 समुंदर पार अमेरिका जाना पड़ा? मात्र $15 की पूंजी से अमेरिका में कैसे संघर्ष कर चंद्रकांत पटेल ने अपना व्यावसायिक साम्राज्य खड़ा किया? जाने माने समाज सेवी अप्रवासी भारतीय चंद्रकांत पटेल के जीवन से जुड़े ऐसे कई अन्य पहलुओं को जानने के लिए देखिए CGN न्यूज़ की खास पेशकश शख्सियत एक मुलाकात। कुछ कर गुजर जाने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, बस संकल्प का धन चाहिए। नमस्कार, मैं श्रीकांत शुक्ल इस बार ऐसी शख्सियत को लेकर आपके सामने आया हूं जो कि रहते तो अमेरिका में हैं, कहलाते हैं अप्रवासी भारतीय, लेकिन सही मायनों में उनका मन रचता और बसता है छत्तीसगढ़ के पर्वतों से घिरे बेहद खूबसूरत चिरमिरी की वादियों में, क्योंकि वह उनकी मातृभूमि भी है और कर्मभूमि भी है। तो चलिए सीधे हम सवाल के जवाब हैं तलाशने की कोशिश करते हैं अप्रवासी भारतीय चंद्रकांत पटेल जी से, और कुछ कोशिश करेंगे कुछ उनके अनछुए पहलुओं को खोजने और तलाशने की। नमस्कार पटेल जी, आपका स्वागत है आपकी कर्मभूमि और जन्मभूमि पे। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप प्रवास भारतीय के रूप में आज आप भारत के ज़्यादा करीब अपने को पाते हैं या अमेरिका के? देखिए, ऐसा है कि चिरमिरी मेरी जन्मभूमि है। आज मेरे को अमेरिका में रहते हुए लगभग 32 वर्ष हो गए हैं, लेकिन इन 32 वर्षों में मेरा जो हृदय है मेरी इस मातृभूमि से कभी भी अलग नहीं हुआ। मुझे अच्छी तरह से याद है, आज से 5 वर्ष पूर्व जब स्वामी रामदेव जी का कार्यक्रम मैंने टेम्पा में आयोजित किया था, और अंत में स्वामी रामदेव जी ने मेरे बारे में कहा था कि चंद्रकांत जी का शरीर अमेरिका में है लेकिन उनकी आत्मा भारत में बसती है। ये मेरी जन्मभूमि है और यही मेरा जीवन है, मेरी जन्मभूमि। तो ये माना जाए कि भले आपकी वर्तमान में कर्मभूमि आपकी अमेरिका हो, लेकिन आप पूरी तरीके से समर्पित और संकल्पित हैं भारत के प्रति। बिल्कुल सही है ये, और ये तो मेरी अनवरत मेरा ये जीवन इस तरह का है। जब मैं यहाँ था तो यहाँ के ही समाज से रचा बसा था। आज मैं US में भी हूँ, ठीक है, वहाँ पर भी भारतीय समाज में मेरी काफ़ी वहाँ पर भी मेरा काम होता है, लेकिन ये जन्मभूमि में आना और यहाँ के समाज के लोगों के बीच में काम करना, सेवा करना, उसका एक अपना अलग आनंद है। थोड़ा हमें अपनी जन्मभूमि, प्राथमिक शिक्षा और आरंभिक जो आपकी कर्म भूमि रही उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। ये चिरमिरी जो है बड़ी बाज़ार में, हमारे पिताजी 1930 में यहाँ पर आए थे गुजरात से, और हम सब 5 भाई और 2 बहनें हैं। हम सब लोगों का जन्म अपना बड़ा बाज़ार चिरमिरी में हुआ। मेरी प्राथमिक शिक्षा जनपद स्कूल बड़ा बाज़ार में हुई। उसके बाद मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़ा बाज़ार में मैंने कक्षा 10वीं तक मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। कक्षा 11वीं मैंने लाहिड़ी हाई स्कूल में किया। BA मैं लाहिड़ी कॉलेज में किया, और उसके बाद मैं रायपुर जाकर के BA और MA और LLB मैंने रायपुर में किया, और 1975 में LLB करने के बाद 75 से लेकर के 89 तक मैं मरेंद्रगढ़ कोर्ट में वकालत करता था। छत्तीसगढ़ का खूबसूरत शहर चिरमिरी आपकी जन्मभूमि रही, वहीं एक व्यापारिक शहर मरेंद्रगढ़ आपका कर्मभूमि रहा। ये दोनों के बीच आप अचानक अमेरिका कैसे पहुंच गए? देखिए, ऐसा है कि बाल्यकाल से ही पिताजी का जो राजनीतिक जो झुकाव था, जिस पार्टी के प्रति था, जनसंघ के प्रति था, उस परिवार में संघ के संस्कारों के कारण मैं सेवा के और राजनीति के एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में मैं अपनी वो प्रारंभ किया। उसके बाद जब मैं वकालत जीवन में था तो मैं चिरमिरी भारतीय जनता पार्टी का मैं मंडल अध्यक्ष भी था, और अनवरत मैं पार्टी के लिए यहाँ पर काम किया, सेवा के अनेक कार्य काम किया। और फिर 1989 में मुझे अमेरिका अचानक जब मेरा जाना हुआ, क्योंकि मेरे भाई लोगों ने मेरा एप्लीकेशन लगा रखा था, और उनके एप्लीकेशन के आधार पर इंटरव्यू हुआ, और उसके बाद 89 में मैं अमेरिका चला गया।
जिस दौर में आप अमेरिका प्रवास पर गए वो दौर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। यहाँ पर छत्तीसगढ़ भारत में आपकी वकालत बहुत शानदार तरीके से दौड़ रही थी, राजनीतिक पैठ भी आपकी काफ़ी मजबूत होते जा रही थी। ऐसे में क्या अमेरिका जाना आसान रहा आपके लिए? नहीं, निश्चित रूप से आसान नहीं था। और उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, जब हम लोग यहाँ पर पार्टी के लिए काम करते थे, बड़ा ही संघर्षपूर्ण जीवन था। बड़े थोड़े से कार्यकर्ता थे, लेकिन उन सारे कार्यकर्ताओं में एक अजीब सा जज्बा था। क्षेत्र की सारी समस्याओं, पार्टी के सारे कार्यक्रम, सारे आंदोलनों में हम लोग बढ़ चढ़ करके एक अच्छे एक्टिव मंडल के रूप में चिरमिरी वो था। और इसी क्योंकि ये पूरा उस समय पूरा चिरमिरी जो है आसपास का पूरा क्षेत्र, हम लोग बड़े हमारी राजनीतिक जिस पार्टी से मैं जुड़ा हूँ बीजेपी से, बड़ा थोड़ा सा प्रभाव था, तो धीरे धीरे प्रभाव बढ़ता चला गया। और निश्चित रूप से ये चिरमिरी की ज़मीन की, इस बंजर ज़मीन को जो मैंने राजनीतिक रूप से मैंने जो तैयार की, और वहाँ पर जब मैंने बीज बोया, और जब बीज बो के पौधा जब बड़ा हुआ, और उसके बाद अचानक ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी हुई कि उसके कारण मुझे, उस परिस्थितियों के कारण मुझे अमेरिका अनायास मुझे जाना पड़ा। लेकिन अभी भी वो मेरी सेवा, वो राजनीतिक विचारधारा मेरे हृदय में हमेशा बसती है, और इसलिए मैं समय समय पर आता हूँ। मैं समाज के लिए सेवा का तो काम करता हूँ, और अपनी सीमाओं के अनुकूल हम भी अपनी पार्टी को क्या सहयोग कर सकते हैं, मैं सहयोग करता हूँ। अमेरिका जाना आपके आरंभ काल में खुशियों भरा रहा या संकट भी काफ़ी झेले आपने? नहीं, बड़ा संघर्षपूर्ण समय था। एक तो यहाँ के सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में इतना बृहद समाज, इतने सारे लोग, और अचानक पूरी दुनिया ही मेरी बदल गई। शुरू के 6 महीने में तो बिल्कुल बीमार पड़ गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा। उसके बाद वहाँ की परिस्थितियों की, वहाँ की जो मेरे तकलीफ़ों को मैंने स्वीकार किया कि मुझे अब यहाँ ही रहना है, बच्चे मेरे साथ हैं। और धीरे धीरे शुरुआत के दिनों में तो मैं ड्राई क्लीनिंग में कपड़े धोता था, प्रेस करता था। 1-2 साल तक मैंने वो काम किए। साथ में $15 मैं ले गया था। भाइयों ने सहयोग किया, उनके सहयोग से एक बिज़नेस स्थापित हुआ। तो वो बिज़नेस को भी स्थापित करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। तो लगभग 3 या 4 साल का जो समय था अमेरिका के लिए, मेरे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण, बड़ा संघर्षमय समय था। लेकिन मैं निश्चय किया था कि मैं इस संघर्ष को क्योंकि यहाँ के जो मेरे अनुभव थे, यहाँ के जो मेरा संघर्ष था, यहाँ पर जो मैंने काम किए थे, वो वहाँ के जो मेरे संघर्ष में मुझे प्रेरणा देते थे। और मैंने निश्चय किया था कि शुरू के 10 वर्ष तक मैं अपना संघर्ष करके पहले मैं अपने आप को आर्थिक रूप से मैं स्थापित करूँगा, मैं अपने बिजनेस को स्थापित करूँगा, और उसके बाद वहाँ के सामाजिक जीवन में और राजनीति में, ओवरसीज बीजेपी में भी काम करूँगा। 10 वर्षों के बाद मैं अपना वहाँ पर राजनीतिक रूप से ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के अनेक पद, उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, अध्यक्ष 2 बार बना, और भी अनेक सामाजिक संस्थाओं में, मंदिरों में, और भी अनेक समाज जीवन में मैं वहाँ पर जुड़ा, और इस समय वहाँ पर भी समाज के क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ। आपके पास मात्र $15 का साथ और अमेरिका का प्रवास निश्चित रूप से काफ़ी कठिन रहा होगा। और किन कठिनाइयों का आपने सामना किया, और वर्तमान में आपकी हालत क्या है, और क्या ये कहा जा सकता है कि आप सुखद अनुभव कर रहे हैं अमेरिका में? नहीं, निश्चित रूप से मेरे लिए आज का जो समय है, वर्तमान परिस्थिति है, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दे दिया है। मेरे जीवन में सत्संग का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मेरी माँ बहुत ही धार्मिक थी, वो कथा करती थी, और बहुत अच्छा हुआ है कि अभी मेरे जीवन में कि 3 वर्ष पूर्व ही मैं जहाँ पर रहता हूँ, मेरे आवास से 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में स्वामीनारायण संप्रदाय वालों ने एक मंदिर बनाया है। 4-4 स्वामी वहाँ पर रहते हैं। हर दिन शाम को मैं वहाँ पर आरती में जाता हूँ, और वो जो सत्संग करता हूँ, वो सभा को अटेंड करता हूँ, उनका जो मुझे आशीर्वाद वो मिलता है, वो जो भक्ति का भाव जो सत्संग जो मिल रहा है, मेरे इस सामाजिक सेवा में, इस राजनीतिक की जो मैं काम कर रहा हूँ, मुझे एक अच्छी दिशा दे रही है। और ये मेरे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण, अमेरिका शरीफ की जगह में 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में इस तरह का कुछ सत्संग का लाभ किसी को नहीं मिलता, और ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। पटेल साहब, भारत और अमेरिका की जो संस्कृति है और कार्यशैली, दोनों में काफ़ी अंतर है। इन दोनों में आप किस तरीके से सामंजस्य बैठा लेते हैं? नहीं, निश्चित रूप से वहाँ के काम करने की शैली का एक अपना तरीका है।
वहाँ की बहुत सी चीज़ें बहुत सी अच्छी हैं जिसको मैंने अडॉप्ट किया है, और भारत की भी बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं जिसको मैं पहले से ही जानता हूँ। तो इस दोनों कार्यशैलियों को तालमेल बिठाने में मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। बताया जाता है कि आप राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और काफ़ी करीबी बताए जाते हैं, क्या सच्चाई क्या है? नहीं, निश्चित रूप से जब मैं छोटा था, 5-6 साल का था, तो मेरे पिताजी यहाँ पर और लक्ष्मण दास जी अग्रवाल जी थे, उंगली पकड़ के मुझे वहाँ लाहिड़ी कॉलेज के वहाँ पर शाखा लगती थी सुबह की शाखा में, तो वहाँ ले जाते थे। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो बड़ी घर की शाखा में मुख्य शिक्षक रहा। उनका जो OTC कैंप होता है प्रथम वर्ष मैंने किया। अमेरिका में भी जा कर के वहाँ पर मैंने प्रथमा और द्वितीय किया। तो जो संघ के संस्कार हैं, संघ की जो सेवा भावना है, देशभक्ति है, मेरे हृदय में हमेशा जीवित रहती है, और यही सेवा भावना और यही देशभक्ति मेरे सेवा का आधार है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव फैलाने में लगे रहे आपके जो पूर्व सरगुजा जिला था छत्तीसगढ़ का, वर्तमान इसको कोरिया बोल लीजिए, MCB बोल लीजिए, जो भी। लेकिन जानकार बताते हैं कि वो दौर कांग्रेस का दौर रहा और वहाँ पर भाजपा का फैलाव करना इतना आसान नहीं था। और कैसे आप अलग जगाते थे भाजपा की? नहीं, निश्चित रूप से बड़ा ही विपरीत काल था, और मेरी जब राजनीतिक यात्रा उस समय से ज़्यादा तेज़ी पाई जब इमरजेंसी लगी थी। और इमरजेंसी के बाद जब पहला लोकसभा का चुनाव हुआ था, तब मैं पूरे जज्बे के साथ, उसमें मैं वकालत था, युवा था, 22-23 वर्ष का था, पूरे जज्बे के साथ मैंने इस चुनावी समर में मैंने पार्टी के लिए काम किया। और सही बात है, ये पूरा क्षेत्र, पूरा क्या कहते हैं, हम लोग के लिए बड़ा विपरीत था। बड़े थोड़े से कार्यकर्ता थे, लेकिन उन थोड़े से कार्यकर्ताओं को लेकर के समाज के क्षेत्र में चिरमिरी की समस्याओं के लिए हम लोगों ने अनवरत अनेक आंदोलन हम लोगों ने किए थे, पार्टी के अनेक हम लोगों ने कार्यक्रम किए थे। और उस समय के परिस्थितियों में हम लोगों को अनेक तरह की मेरे खास करके पर्सनल मेरे जो कार्यक्रम होते थे इतने एग्रेसिव होते थे, चाहे कोल माइंस की समस्या हो, चाहे वहाँ पर पार्टी के और भी जो दूसरे कार्यक्रम हो। यहाँ पर चिरमिरी में आरूणी बांध था, यहाँ पर बहुत साल से वो आरूणी बांध का काम ही नहीं हो रहा था। मैंने 2 ट्रक भर के महिलाओं को लेकर चूड़ी घड़े लेकर के यहाँ फोड़ा था मैंने। उसके बाद काम को, तो ऐसे अनेक कार्यक्रम मैं आगे बढ़ चढ़ के मैं हिस्सा ले रहा था। और धीरे धीरे करके समाज के लोगों को एक ऐसा एहसास हुआ कि नहीं, ये चंद्रकांत जी और इनके साथ की पूरी टीम है, हमारे इस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा एक राजनीतिक रूप से यहाँ पर राजनीतिक पार्टी के माध्यम से काम कर रही है। और 1989 तक हम धीरे धीरे अमेरिका छोड़ने के पहले तक हमारी शक्ति बढ़ी। अनेक मैंने सामाजिक कार्यक्रम भी करते थे, मेरे सेवा के भी कार्यक्रम चलते थे। पिछले 32-35 वर्षों तो हर विंटर में जब मैं यहाँ था, अमेरिका में भी हूँ, यहाँ पर मैं कंबल वितरण आम गरीब लोगों के लिए करने का हमेशा मैं काम कर रहा हूँ। और इसी कारण धार्मिक आयोजन करना और इस तरह के अनेक कार्यक्रम जब करते तो धीरे धीरे यहाँ के समाज के लिए जुड़ते गए। और वो संघर्ष जो हुआ था, उस संघर्ष के अंतिम समय में तो कुछ लोग तो चाहते भी नहीं थे कि मैं यहाँ इस दुनिया में रहूँ। बचरापोड़ी की घटना सब याद करते हैं, वो मेरे जीवन का वो ना भूलने वाला वो क्षण है जब हम लोग अर्जुन सिंह जी का पुतला, उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उसके जलाने का कार्यक्रम था बचरापोड़ी के उस मैदान में। और किस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया, किस तरह से पूरे मंच को जला दिया गया, और किस तरह से मैंने अपनी जान को बचाई। और कहाँ पर मैं था, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं बचा। और उसके बाद अचानक जब ये अमेरिका जाने का जो कार्यक्रम बना, तो उसके बाद भी ये राजनीतिक विचारधारा मेरे रग में है, मेरे इस जीवन से जुड़ी हुई चीज़ है, वो कभी भी मेरे से जीवन से अलग नहीं हो सकती। और ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा मेरे साथ है कि 32 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी यहाँ के समाज जीवन में, छत्तीसगढ़ में, राजनीतिक क्षेत्र में, हमारे राष्ट्रीय स्तर के भी जो हमारे जो पार्टी के जो लोग हैं, कम से कम व्यक्तिगत रूप से मुझे जानते हैं। और ये ईश्वर की कृपा से ही संभव हो सकता है। आपने पोड़ी बचरा घटना की याद दिलाई। कुछ पुराने लोग बताते हैं कि उस टाइम काफ़ी लाठी भजी रही आप लोगों के ऊपर, तो क्या उस आंदोलन में आपको लाठी खाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ? दूसरी चीज़, उसी पे ये सवाल करूँगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस आंदोलन पे जो देखने को मिला रहा
उसके चलते आप राजनीति में मजबूती से जमना चाहते थे, लेकिन आपके परिवार वालों ने आपको दबाव डालकर अमेरिका भेज दिया। सत्य क्या है? आपने जब ये प्रश्न किया है बचरापोड़ी की घटना को, तो थोड़ा सा मैं उसको विस्तार से रूप को आपको जानकारी देना चाहता हूँ। उस समय मैं मंडल अध्यक्ष के रूप में मैं बहुत एग्रेसिव था चिरमिरी में। मैं वकालत भी करता था। मेरे पास सबसे ज़्यादा ब्रीफ सारे केसेस वकालत की थी, लेकिन वकालत के जो मेरे पास जो भी पैसा थोड़ा बहुत आता था वो पार्टी के लिए, पंपलेट में, माइक में, पंडाल के लिए वो सारे खर्च हो जाते थे। और मेरा एक ही धुन हमेशा बनी रहती थी कि पार्टी के लिए संघर्ष करो, क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए काम करो। और इसलिए क्या हो, उस समय का जो राजनीतिक वातावरण बहुत अच्छा नहीं था चिरमिरी के क्षेत्रों में। उस समय जब हम लोग कार्यक्रम करते थे उसमें तो हमारे कार्यक्रमों में पत्थर फेंका जाता था, अनेक चुनौतियां हमारे साथ थी। और उन सब की चूँकि मैं लीड उन कार्यकर्ताओं को करता था, तो उस समय जो यहाँ के और भी जो उधर के जो बाहर के जो हमारे नेता हैं, उनको एक ऐसा लगा कि ये भविष्य के लिए एक हमारे लिए एक चुनौती बन सकता है। तो उनकी क्या योजना थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है कि वहाँ पर हमारे मंडल के जो महामंत्री थे वज्रापुरी के सत्यनारायण जायसवाल जी, एक कांग्रेस के वहाँ के गुंडे ने उसको बीच सड़क पर उसको तमाचा मार दिया था। मैं बड़े गुस्से में था कि हमारा महामंत्री के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते हो। मैंने खड़गवा थाने का घेराव किया और मैंने घोषणा की थी कि इस तारीख को बचरापोड़ी में उस समय के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह का पुतला दहन किया जाएगा। हम लोग ट्रक में भर के अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ पहुँचे। इसके पहले कुछ यहाँ के जो हमारे चिरमिरी क्षेत्र के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अपने आप को जो बड़े जनप्रतिनिधि समझते हैं, वो अपने ट्रक में भर के गुंडे बदमाशों को वहाँ पर भर करके सब हथियारों के साथ भेजे। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। मैं तो एक जुनूनी एक कार्यकर्ता था और कभी भी मैं अपराध या ये इस तरह के पर कभी भरोसा भी नहीं करता था। एक जज्बा जरूर था पार्टी के लिए काम करने का। वहाँ पर जब मैं ट्रक लेके पहुँचा, 50-100 कार्यकर्ता हमारे साथ थे। गांव के भी कुछ कार्यकर्ता 100-150 हमारे साथ इकट्ठे हो गए। और यहाँ से जो कांग्रेस के गुंडे लोग वहाँ पर गए हुए थे, उनको शराब पिलाया गया, उनको हथियार दिया गया और पुलिस वालों को सख्त हिदायत दी गई कि जब इस हम लोगों के ऊपर अटैक होगा तो पुलिस वाले वहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे। और नतीजा ये हुआ कि जब 12 बजे दिन को जब वो बीजेपी का कार्यक्रम, मेरे को बताया भी नहीं गया था कि जिस जगह पर वो कार्यक्रम हो रहा है नीचे स्कूल के ऊपर वो छिपा हुआ है पुतला लेकर के, वो जला के जैसे ही कूदा है, मेरा भाषण भी नहीं होने दिया गया और मारो मारो कर करके 100-150 की तादाद में ये गुंडे बदमाश, जिसमें चिरमिरी के लोग ज़्यादा थे, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, वो कूदे हैं। मैं समझ गया कि ना मालूम ऐसी शक्ति मिली कि चंद्रकांत तुम यहाँ से भागो। मैं तुरंत अपने चप्पल चश्मा पहना हुआ था, कूदा और पीछे खेत की तरफ मैं दौड़ता हुआ खेत खलियानों को कूदता हुआ एक झोपड़ी को मैंने लात मारा और अंदर घुसा तो एक मुस्लिम भाई था और वो कांग्रेस का था वो, और कोर्ट में मेरे खिलाफ के पक्षकार का आदमी था। मैं उसको बोला मुझे बचा लो तुम। उस बेचारे ने मेरे को लिया, कंधे में मुझे चढ़ाया और जो पैरा और वो जो सारे वो जो कुल्हाड़ी टांगी और सब जैती फैती रखने का वो मेरे को रख दिया। शाम 1 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक वहाँ पर मैं वहीं पर छिपा रहा। और लोगों को चूँकि कारण ये था खुद कांग्रेस का था, तो लोग वहाँ पर मेरे को बहुत ढूंढे, मुझे जो बाद में जानकारी मिली है। और शाम और बहुत हमारे जो कार्यकर्ता थे उसमें हमारे जीएम कॉम्प्लेक्स के पीछे के कुछ बसोर भाई थे, तो कोई था नहीं, एक कारण था। हमारे परिवार वाले, जैसा प्रश्न आपने जो किया है कि परिवार वाले की शायद ये सोच हो सकती है कि चंद्रकांत के जीवन का खतरा हो सकता है, इसलिए इसको अमेरिका भेज दिया जाए। और लेकिन मेरे मन में इस तरह का कोई भी नहीं था कि मैं इस डर के मारे मैं अमेरिका चला गया था। एक परिस्थिति ऐसी निर्मित हुई कि मुझे अचानक वहाँ चले जाना पड़ा। वर्तमान भारतीय राजनीति को लेकर अभी आपके क्या ख्याल हैं, क्या विचार हैं? नहीं, निश्चित रूप से भारतीय राजनीति एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ रही है। अभी भी अनेक चुनौतियां हैं। उन्हें 2014 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश का नाम पूरे दुनिया में फैल रहा है, हम और आप सब लोग जानते हैं। मोदी जी की प्रामाणिकता के बारे में ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, उनकी देशभक्ति के बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है, उनके हिंदुत्व के
विचारधारा के बारे में ज़्यादा बोलने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। देश दृष्टि आगे बढ़ रहा है, अनेक चुनौतियां हैं। एक चुनौतियां जो है कि यहाँ पर अभी भी भ्रष्टाचार है, तो अब उसको ख़त्म होने का समय आ गया है। देश विकास को और तेज़ी से गति अपने को देना है। सारे लोगों को विचार करना होगा, तो देश में खास करके जो भ्रष्टाचार है उसको नाबूद करने की आवश्यकता है। आपने भ्रष्टाचार की बात कही, तो जो मोदी जी का जो कार्यकाल है, कितना मानते हैं कि पहले भ्रष्टाचार कितना रहा, और ये जो मोदी जी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार में कुछ अंकुश लगा है कि नहीं लगा है? नहीं, मोदी जी की बहुत बड़ी चिंता, जब अमेरिका में हम लोग पार्टी का काम करते थे, ओवरसीज बीजेपी का, तो उस समय भी हम पार्टी के बड़े अधिकारियों को हम यहाँ के भ्रष्टाचार के बारे में हम उनसे प्रश्न करते थे, क्योंकि हमारे अमेरिका में सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार जरा सा भी दिखाई नहीं देता है, और भारत में कब कम होगा। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, 2014 के बाद इस तरह की मोदी जी ने अनेक चीज़ें वहाँ पर की है। कम से कम सेंट्रल लेवल पर आज इन 7 वर्षों में कोई आज तक जिस तरह के किसी भी मिनिस्टर के बारे में उंगली नहीं उठा सकता है कि इस मिनिस्टर ने कोई टाइप का भ्रष्टाचार किया। अभी तक किसी के ऊपर कोई आरोप अभी तक नहीं आए हैं। धीरे धीरे जिस तरह से डिजिटाइज किया जा रहा है, बैंकिंग डायरेक्ट जो जिन लोगों को भी मिलना चाहिए सुविधा, डायरेक्ट बैंकिंग के किए जा रहे हैं। 1 रुपये में बैंक अकाउंट खोले जा रहे हैं, डायरेक्ट लाभ मिल रहा है, और टेंडरों में भी अनेक तरह की जो चीज़ें की जा रही, धीरे धीरे बदल रहा है और निश्चित रूप में कंट्रोल आया है। और मैं समझता हूं कि 2024 के बाद का जो कार्यकाल है मोदी जी का, अंतिम जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल है, और वो पार्टी जीतने वाली भी है, अभी से मैं घोषणा कर दे रहा हूँ। और उस कार्यकाल के बाद में जो मेन मकसद जो मोदी जी का जो बनने वाला है वो भ्रष्टाचार ही बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्या ये आप मानते हैं कि भारत के विकास में, विशेषकर औद्योगिक विकास में, जो सबसे बड़ी बाधा है वो भ्रष्टाचार है? नहीं, बिल्कुल सही है। औद्योगिक विकास में भ्रष्टाचार बहुत बड़ी बाधा है। अमेरिका में मेरी एक छोटी सी फैक्ट्री है, और मेरी फैक्ट्री जो है हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग हम लोग करते हैं। हम लोग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का बिजनेस करते हैं। हमारे बड़े बड़े कस्टमर्स हैं। हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो मिसाइल में भी जाते हैं, हमारे प्रोडक्ट एरोप्लेन में भी लगते हैं। हमारी कंपनी ISO 9000 कंपनी है। आज लगभग 30-32 साल हो गए हमारे फैक्ट्री को चलाते हुए। आज तक हमने अफसरशाही नहीं देखी है। आज तो कोई इंस्पेक्टर हमारे यहाँ नहीं आया है। वहाँ पर भ्रष्टाचार के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। वहाँ पर यदि आपने अपराध किया है, चाहे वो इन्वायरमेंटल इशू में, पर्यावरण के इशू में, या आप टैक्स चोरी किए हैं, यदि वो जरा सा भी प्रूफ हो जाए, वो बड़ा से बड़ा आदमी होगा, वो जेल जाएगा। इस तरह के कड़े कानून वहाँ पर हैं, और ऐसे कड़े कानून को यहाँ पर भी बने हुए हैं, लेकिन उसका लागू ठीक से नहीं हो पाता है। इस पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। कुल ये भी कहा जाता है कि भारत के विकास में यदि एक मुख्य रोड़ा बनते हैं तो अफसरशाही, उस अफसरशाही से गरीब भी पिसता है तो अमीर भी पिसते हैं। क्या भारत को यदि आज विश्व गुरु बनना है तो अफसरशाही पे मोदी जी को लगाम लगानी पड़ेगी, या सभी राज्यों को जो मुख्यमंत्री हैं उनको लगाम लगानी पड़ेगी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। और क्योंकि मैं US के 32 वर्ष के उस वातावरण में रहता हूँ, यहाँ पर मुझे कहीं भी अफसरशाही नहीं दिखाई देती है। यदि हमारे निगम के, यदि वहाँ के लोकल, यदि हमारे कोई पर्सनल समस्या होती है या कुछ भी होती है, एक फ़ोन कॉल में, एक ईमेल में, एक उस पर लोगों के अपने काम हो जाते हैं। यहाँ पर तो समाज जीवन की छोटी छोटी बातों से लेकर, पटवारी से लेकर के पुलिस के कांस्टेबल से लेकर के, एक हमारे क्या कहते हैं कहीं भी दफ्तर के एक बाबू से लेकर के नीचे से ऊपर तक का ये भ्रष्टाचार का जो तंत्र है, ये अफसरशाही इसकी सबसे बड़ी देन है। देश की राजनीति और राजनेताओं को यदि बिगाड़ा है किसी ने, तो ये भ्रष्ट अफसरों ने उनको बिगाड़ा है। और ये दायित्व सेंट्रल से लेकर के, प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर के, चाहे कोई भी मंत्री हो, ये सबका दायित्व है कि अपने छत्तीसगढ़ का विकास करना है, अपने चिरमिरी का विकास करना है, अपने ज़िले का विकास करना है। तो भाई साहब, ये भ्रष्टाचार, और इस समय तो भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ गया है, और जहाँ भी जाते हैं
तो लोग इसी तरह की बातें करते हैं, लोग ऐसी परेशान हैं। तो ये भ्रष्टाचार पर तो निश्चित रूप से लगाम लगना चाहिए यदि विकास करना है तो। ये ठीक नहीं है। आरोप ये भी लगता है कि जो जहां विपक्षी शासन है उसको अस्थिर करने के लिए केंद्र द्वारा ये कदम उठाया जा रहा है। नहीं, मैं इस पर सहमत नहीं हूँ। ये कोई भी उस सरकार को अस्थिर करने के लिए, दुर्भाग्य इस देश का है, इस 72 साल 75 साल में इस देश को ज़्यादा रूल किसने किया है? इस देश को रूल कांग्रेस ने किया है। और ये जो भ्रष्टाचार की बेल है, भ्रष्टाचार का एक तंत्र है, उसका जनक कौन है, इसकी देन कौन है? इन लोगों ने ही पूरे भ्रष्टाचार को जन्म दिया है। अब जहाँ पर उनकी सरकार है और केंद्र को ऐसा लगता है कि चाहे वो राजस्थान हो चाहे यहाँ हो, यदि वहाँ पर ये ज़्यादा ये भ्रष्ट वहाँ हो रहा है और वहाँ पर यदि ईडी और सीबीआई वहाँ पर यदि अटैक करती है तो उसको राजनीतिक एंगल से नहीं देखा जाना चाहिए। चलिए हम आपके अमेरिका की ओर फिर चलते हैं। अमेरिका में जो भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के साथ साथ भाजपा का प्रभाव बढ़ाने के लिए बताया जाता है आप सार्थक प्रयास करते हैं, वो प्रयास किस तरीके के रहते हैं? वहाँ पर भी अमेरिका में लगभग 40 करोड़ भारतीय 40 लाख भारतीय लोग वहाँ पर रहते हैं और वो भारतीय लोग भारत के हर एक राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं। 1993 में माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने समुद्र पारी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना न्यूयॉर्क में की, ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी की। उसके बाद में जो हमारा संगठन है ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी धीरे 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 बढ़ता चला गया। इस संगठन का जो केंद्र है अमेरिका के हर एक राज्यों के हर एक मुख्य शहरों में हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर फैले हुए हैं और इनका मुख्य उद्देश्य है कि भारतीय संस्कृति केवल चुनाव ही नहीं, भारत में आने वाली हर एक समस्या पर हम किस तरह से हम सहयोग कर सकें, भारत पर हम क्या कर सकते हैं। आज जो एनआरआईज लोग हैं वो भारत के विकास पर उनका बहुत बड़ा सहयोग है, उसमें हम लोग भी हैं। आज जो गुजरात का जो विकास हुआ है उसका मुख्य जो श्रेय जाता है वो एनआरआईज के रूप में आता है। और जो फॉरेन रिजर्व जो देश का इतना बड़ा बना हुआ है वो एनआरआई लोग के प्रयास से ही बना हुआ है। अब चूँकि हम एक राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हैं, मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से है, तो वहाँ पर मुझे सौभाग्य मिला ओवरसीज बीजेपी के माध्यम से 2014 का चुनाव मेरी अध्यक्षता में वहाँ पर भारतीयों के बीच में मैंने काम खड़ा किया और वहाँ पर मैं जगह जगह जा कर के हम भारतीयों को प्रेरित करते थे। आप अपने जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी आपके जो पहचान के हैं फ्रेंड्स को लोगों को फ़ोन कॉल करिए, हमारे पास फ़ोन नंबर आ जाते थे, हम फ़ोन करते थे, हम मीडिया में इंटरव्यू देते थे, हमारे नेता लोग वहाँ जाते थे, उनके पब्लिक के बीच में हम सभाएँ करते थे और इस तरह से वहाँ रहे और खुद आते थे। मैं हर चुनाव में यहाँ पर आता हूँ, 2003 का चाहे विधानसभा हो, 4 का लोकसभा हो, तब से लेकर के हर एक विधानसभा लोकसभा में स्वयं आकर के पार्टी के लिए काम करता हूँ, अपनी सीमा में करता हूँ। पार्टी यदि मेरा उपयोग करना चाहती है तो मैं उपयोग करता हूँ, पार्टी यदि मेरा उपयोग नहीं करना चाहती है तो समाज के बीच में चला जाता हूँ, उनसे मैं पार्टी का वोट मांगता हूँ। तो इस तरह से मैं अपना सहयोग करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में बताया जाता है कि कई बड़े राजनेताओं से आपके निकटतम या संबंध है या अपनापन है, वास्तविकता क्या है? नहीं, निश्चित रूप से मेरे जीवन का एक बड़ा सौभाग्य है कि मेरे वरिष्ठ नेताओं का मेरे लिए उनका स्नेह जरूर बना हुआ है। माननीय मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय से मेरा उनके साथ उठना बैठा, मैं उनके साथ मीटिंग मेरी हुआ करती थी। उनका कार्यक्रम तो वहाँ अमेरिका में मेरे शहर में निश्चित हुआ था जब उनका वीज़ा उनका डिनाइल हुआ, जब उन्होंने मुख्यमंत्री तौर पे आना चाहते थे। और जब यहाँ पर 2003 में जो विधानसभा चुनाव में मोदी जी मननगढ़ आए थे तो मेरी माँ ने उनके लिए पेड़ा और सब खमन बनाए थे आजकल, और वो मेरा वो लिया, तो परिचय तो उस समय से था। और जब 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें मोदी जी के साथ में 2013 में मेरी 45 मिनट की बातचीत हुई थी और उन्होंने एक पैड मेरे ऊपर फेंका, अब आदान प्रदान हुआ। इस चुनाव में एनआरआई क्या सहयोग कर सकते हैं पॉइंट लिखा जाए, सोशल मीडिया का पूरा उपयोग होना चाहिए और अनेक तरह के जो सुझाव दिए थे उस 45 मिनट की बातचीत में मैंने अमेरिका में इम्प्लीमेंट किया। मेरी अध्यक्षता में जब मेडिसन स्क्वायर गार्डन में प्रधानमंत्री के रूप में आए थे, हम 5 जो प्रमुख थे उस कार्यक्रम का चेयरमैन था, तो वहाँ पर हमारी मोदी जी के साथ भेंट हुई। मेरा पीठ थपथपाए मोदी जी ने, तो उन्हें बहुत बढ़िया काम किया। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, वरिष्ठ लोग, संघ के लोग, यहाँ के लोग,
तो वरिष्ठ से लेकर के एक सामान्य जनता, चिरमिरी का एक सामान्य नागरिक, वो दरिद्र नारायण, वो भी मुझे याद करता है। ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पूर्व अमेरिका में भारतीयों की क्या स्थिति थी और प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीयों के रहन सहन, जीवन स्तर और प्रतिष्ठा में क्या परिवर्तन आया? देखिए, परिवर्तन शुरुआत हुई थी जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, और वो शुरुआत की एक प्रक्रिया हुई थी, बाद में फिर वो रुक गई। अटल जी प्रवासी भारतीयों के प्रति उनका बहुत ज़्यादा उनकी चिंता रहती थी। ये जो ओवरसीज सिटीजनशिप, जो OCI कार्ड, विदेशी प्रवासी नागरिकता का जो है अटल जी के समय में घोषणा हुई थी। कॉन्सुलेट का वर्क, जो हम लोग का ज़्यादातर काम क्या होता है वहाँ के भारतीयों का, कि कॉन्सुलेट के वीज़ा संबंधी, पासपोर्ट संबंधी, वहाँ किसी का रिलेटिव यदि डेथ कर गया उसकी बॉडी को कैसे भारत भिजवाना है, और उनकी इस तरह की जो भारत से सब। यहाँ पर NRI लोग की मुख्य समस्या रियल इस्टेट की होती है। बहुत से NRI लोग के मकान यहाँ पर रहते, कोई लोग कब्जा कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, इस तरह की अनेक समस्याएँ रहती थी। और उस समय उन NRI लोग की चिंता उस समय नहीं रहती थी। और मोदी जी के आने के बाद परिस्थितियाँ बहुत तेज़ी से बदली है। आज पूरे दुनिया का NRI अपने आप को प्राउड महसूस करता है। मोदी जी तो कहते हैं कि हमारा पासपोर्ट का कलर कुछ भी हो, लेकिन हम दिल से तो हिंदुस्तानी हैं। हम लोग अपने आप को बहुत प्राउडली भारतीय महसूस करते हैं। और भारतीयों की थोड़ी थोड़ी जो भी समस्या है, वहाँ का जो कॉन्सुलेट है, वहाँ पर इंडियन कॉन्सुलेट, अपनी इंडियन एम्बेसी है, उनको मालूम है यदि शिकायत हो जाएगी तो तकलीफ़ में पड़ जाएंगे, तुरंत उनका निदान होता है। साथ ही साथ भारतीयों का अमेरिका के समाज में भी स्थान बढ़ा है। वहाँ के श्वेत अश्वेत लोग के बीच में, वहाँ के, अब दुनिया में मोदी जी को अब के कारण हम भारतीय लोग का आत्मसम्मान इतना ज़्यादा बढ़ा है भाई साहब, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब यदि सही मायनों में कहा जाए तो विश्व में भारत को मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किस नज़र से देखा जा रहा है? आप सब देख रहे हैं, अनेक जो वैश्विक कार्यक्रम हो रहे हैं। आज पहली बार आज जो वर्ल्ड का जो वो है अपना न्यायालय है, उस न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश अपने भारत के अभी आए हैं। यूएनओ में भारत अपनी सदस्यता के लिए लगा हुआ है। अनेक जो G20 की जो उनकी बैठकें होती हैं, वहाँ पर भारत को रिप्रेजेंट करने को अभी G20 की यहाँ पर जो वित्त समिति की बैठक है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में होने जा रही है। तो उस हिसाब से देखा जाए, आज भारत पहली बार खुद अपने हथियारों का उत्पादन कर रहा है और दुनिया के देशों को बेच रहा है, जहाँ पहले वो खरीदता था। तो चीज़ें बड़े तेज़ी से बदल रही है। आप क्या मानते हैं कि भारत को महाशक्ति बनने में अभी और कितनी देरी है? नहीं, निश्चित रूप से ये हमारी संस्कृति, हम तो वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं। हम तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को मानने वाले लोग हैं। हमारी संस्कृति बड़ी ही वैभवशाली और बहुत ही धनाढ्य संस्कृति के लोग हैं। हम लोगों में मानवीय संवेदनाएं हैं। हम लोग मेहनतकश लोग हैं। यहाँ की भारत की भूमि में सब कुछ ईश्वर ने दिया है, और अब ऐसा धीरे धीरे दुनिया भारत की तरफ देख रही है। दुनिया के लोग अब भारत को की तरफ विश्वास की हुई है, और उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब भारत को उनका नेतृत्व करना चाहिए, दुनिया को नेतृत्व करना चाहिए, और ये बहुत जल्दी होने जा रहा है। ये मेरा अपना विश्वास है। भारत में विशेषकर आप छत्तीसगढ़ में वनवासियों के उत्थान के लिए काफ़ी सक्रिय बताए जाते हैं। किस प्रकार के कार्यक्रम वनवासियों के लिए आप करते हैं? नहीं, निश्चित रूप से मैं ये ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में मेरा जन्म हुआ, सरगुजा ज़िला था, फिर कोरिया ज़िला हुआ। मेरे आसपास के जो वनवासी बंधुओं के बीच में मेरा सामाजिक कार्य हुआ, राजनीतिक कार्य हुआ। उनकी तकलीफ़ें, उनकी जो समस्याएं हैं, उसको मैं बहुत नज़दीक से मैं जानता हूँ, देखता हूँ। या अनेक प्रकार की चुनौतियाँ इस आदिवासी क्षेत्रों में है। धर्मांतरण की बहुत गंभीर समस्या इस क्षेत्र में फैली हुई है, और हमेशा ये लगता था कि हमारी आदिवासी बच्चियाँ जो हैं
उनको कैसे हम अपनी संस्कृति से, उसके धर्म से जोड़ें। तो सबसे पहले जो मैंने प्रयास किया यहाँ पर मनेंद्रगढ़ में और अंबिकापुर में वनवासी बच्चियों के लिए सेवा भारती को सहयोग देते हुए मेरे 2 हॉस्टल चल रहे हैं और वहाँ पर बच्चियाँ का, तो इस तरह से यहाँ पर मैं गांव में भी जाता हूँ। इस बार मैंने जो सेवा के जो अपने को जो कुछ जोड़ा है कि मैं वनवासी क्षेत्र में बच्चे लोग जो स्कूलों में पढ़ते हैं शासकीय, उनको मैं स्वेटर बांटूँगा। इस बार 1200 से 1300 स्वेटर हमने 8-10 वनवासी क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में जा कर के बांटा। तो उनके बीच में भी सेवा का थोड़ा वो जो मेरे से हो सकता है, ईश्वर ने जो दिया है, मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। आपने सेवा में शिक्षा को प्रमुख साधन बनाया है? नहीं, निश्चित रूप से क्या था कि अब मेरे मन में हमेशा ये पीड़ा रहती थी और अभी भी दुख होता है कि ये जो क्षेत्र जो है, ये पूरा क्षेत्र, चाहे वो कोरिया जिला हो, चाहे थोड़ा बहुत संभाग की बात कर ले अंबिकापुर तक, इस क्षेत्र की बहुत ज़्यादा अवहेलना की गई है। और दुख इस बात का भी होता है कि यहाँ पर ऐसा कोई सक्षम राजनीतिक नेतृत्व नहीं खड़ा हुआ नारायण साहब जी के बाद कि वास्तव में जो इस पूरे क्षेत्र के विकास की चिंता करता, यहाँ के जो बेरोज़गार लोग हैं उनके रोज़गार की चिंता करता। वो ये क्षेत्र जो है ना, भारत के दूसरे क्षेत्रों से अभी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आज चिरमिरी की समस्या के बारे में जब लोग बताते हैं, मैं खुद अपने आँख से देखता हूँ तो बड़ी पीड़ा होती है। एक दो तो मेरा ये कहना है, ये ज़रूर है कि निश्चित रूप से इस क्षेत्र में जो वनवासियों के लिए तो काम तो ठीक हो रहा है, लेकिन क्षेत्र की भी चिंता करने की अब ज़रूरत है। आपकी जो पीड़ा है और जो आरोप हैं वो मात्र भाजपा के लिए हैं कि इसमें कांग्रेस भी शामिल है कि कोई बड़ा नेता नहीं उभर पाया सरगुजा संभाग में? देखिए, मैं तो राजनीतिक नेतृत्व का इसमें, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, वो तो सब उसमें है। राजनीतिक नेतृत्व की बात कर रहा हूँ। विकास हुआ है छत्तीसगढ़ का, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। इस 15, 20, 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ का अनेक क्षेत्रों में विकास हुआ है। गांव की सड़कें पक्की हो गई है। अब तो मैं आ रहा था, मैं जब बिलासपुर से, तो कुछ कई गाँव में मुझे बिजली दिखी, लेकिन इस क्षेत्र में इंडस्ट्रीज के नाम पर क्या है? कहाँ जाएंगे लोग? कालरी से कोयला ख़त्म हो रहा है, कहाँ रोज़गार उनको मिलेगा? कई जगह जब युवाओं के साथ मेरी बैठकें होती हैं तो भैया वो पूछते हैं, भैया हम क्या करें? बोले भैया बाहर चले जाओ, यहाँ रहोगे तो आपका भविष्य और ख़राब होने वाला है। तो बहुत ही दुख भरे समय से ये पूरा क्षेत्र गुजर रहा है। और यदि बहुत तेज़ी के साथ यदि बड़े निर्णय नहीं किए तो इस क्षेत्र का भविष्य क्या होगा मुझे नहीं मालूम है। वर्तमान राजनीति में एक नया पहलू देखने को मिल रहा है कि पत्थर लगाओ तक विकास सीमित हो जा रहा है। क्या आप इस विकास से सहमत हैं? नहीं, विकास के लिए तो क्या है, देखिए, पत्थर भी लगने चाहिए। विकास के लिए, विकास क्या है, विकास हम किसका चाहते हैं, विकास के मायने क्या होते हैं? विकास का मतलब होता है कि उस समाज के, उस गांव के रहने वाले वो अंतिम छोर में व्यक्ति का विकास हो, उसका पेट भरे, उसके कपड़े उसको मिले, उसके बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले, उसके बच्चे जब बड़े हो जाएं तब उसके बच्चों को रोज़गार मिले, इंडस्ट्रीज़ खुले। ये विकास की परिभाषा तो ये है भाई साहब। और ये चीज़ इस क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मेरे को नहीं मिल रही है। चलिए, इसको दूर करने के लिए, विकास की तेज़ी से लाने के लिए आने वाले समय में क्या आप राजनीति को सेवा का माध्यम बना के राजनीति में उतरना चाहेंगे क्या? जैसे आप पे आरोप लगता है कि कहीं ना कहीं आप राजनीति की जो कसक है वो आपसे छूट नहीं रही है, तो ये माना जाए कि आने वाले समय में किसी न किसी रूप में आप राजनीति में पदार्पण करेंगे? देखिए, ऐसा है, राजनीति मेरी एक विचारधारा है और ये बीजेपी जिसके लिए मैंने इतना संघर्ष किया है, वो दिन देखता हूँ, वो समय जब देखता हूँ तो बीजेपी मेरे ब्लड में भरी हुई है। पिछले 32 वर्षों से जब मैं ये सेवा के कार्यक्रम करता था या कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में कभी भी ऐसा नहीं आया कि मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं कोई एमएलए बनने के लिए, मैं टिकट करने के लिए या मैं एमपी बनने के लिए कर रहा हूँ। हाँ, हर साल आता हूँ। मेरे समाज में अनेक शुभचिंतक हैं, उनकी इच्छा होती है कि चंद्रकांत जी आप चुनाव लड़िए।
उनको लगता है कि चंद्रकांत जी यदि एमएलए बन जाएंगे या चंद्रकांत जी एमपी बन जाएंगे तो शायद इस क्षेत्र का भला हो सकता है। और धीरे धीरे ऐसे शुभचिंतकों की संख्या मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा बढ़ रही है। इस बार जब मैं आया तो मैं आपको बता नहीं सकता भाई साहब कि ऐसा कितना बड़ा दबाव समाज में मेरे ऊपर बन रहा है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। यदि मैं ऐसा कोई राजनीतिक यदि निर्णय मेरे जीवन में आता है तो किन किन परिस्थितियों के साथ मुझे समझौता करना पड़ेगा। लेकिन निश्चित रूप से अभी तक मेरे मन में नहीं था, लेकिन कल रात को ही मेरे मन में एक ऐसी भावना आई है कि मैं सेंट्रल में पार्टी को मैं अपना ऑफर दूंगा कि मेरे क्षेत्र की जनता चाहती है उसको क्षेत्र को रिप्रेजेंट करे। यदि आप इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो सेंट्रल के मुख्य जो हैं हमारे लोग मुझे यदि बुलाते हैं, क्लियर सामने सामने बात होती है और पार्टी यदि सेंट्रल से यदि आदेशित करती है और सारी परिस्थितियाँ यदि मेरे अनुकूल होती है तो मैं राजनीति में इस चुनाव के समर में मैं उतर भी सकता हूँ। तो ये थे पटेल साहब, चंद्रकांत पटेल साहब, अप्रवासी भारतीय, पीड़ा विकास की, पीड़ा राजनेताओं की सरगुजा संभाग में कमी की, जहां वो महसूस आज भी कर रहे हैं। और एक नया पहलू इस बार ये देखने को मिला कि सरगुजा संभाग में जो रिक्तता उनके अनुसार है, अब उसको भरने के लिए उन्होंने सोचना और कदम उठाना आरंभ कर दिया है। जमे जमाए व्यवसाय और राजनीति को छोड़कर क्यों अचानक चंद्रकांत पटेल को अपनी जन्मभूमि चिरमिरी को छोड़कर 7 समुंदर पार अमेरिका जाना पड़ा। मात्र $15 की पूंजी से अमेरिका में कैसे संघर्ष कर चंद्रकांत पटेल ने अपना व्यावसायिक साम्राज्य खड़ा किया। जाने माने समाज सेवी अप्रवासी भारतीय चंद्रकांत पटेल के जीवन से जुड़े ऐसे कई अन्य पहलुओं को जानने के लिए देखिए CGN न्यूज़ की खास पेशकश शख्सियत एक मुलाकात।